Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial on the channel of BioKids. बेटा हमने चैप्टर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमने टॉपिक नंबर 6 यानी डिफॉरेस्ट्रेशन और रिफॉरेस्ट्रेशन के हवाले से डिस्कशन करनी है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फॉरेस्ट है, ठीक है। यानी फॉरेस्ट जो है उसमें सबसे पहले तो हम ओवरव्यू देख लेते हैं अपने इस लेक्चर का कि आज हमने क्या चीज़ सीखनी है। डिफॉरेस्ट्रेशन देखेंगे, यानी जब फॉरेस्ट को इलीगली कट डाउन किया जा रहा होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन की जा रही होती है, वो क्या चीज़ है, बेसिकली किन कंडीशंस में होती है, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन कि इसके फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, ह्यूमन लाइफ के ऊपर। फिर डिफॉरेस्ट्रेशन कितना बेनिफिशियल है, कितना ज़रूरी है, ठीक है। फिर एफॉरेस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है, इन तीनों चीज़ों में यानी डिफॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन, एफॉरेस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है। सो दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताई गई है, क्लियरेंस वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फॉर लंबर प्लांटिंग सब्सिस्टेंस क्रॉप्स और ग्रेजिंग कैटल इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। यानी कि डी का मतलब है रिमूवल, फॉरेस्ट का रिमूवल हो गया। यानी कि जब लार्ज एरिया पर, लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट को रिमूव किया जा रहा होता है, कट डाउन किया जाता है, ताकि या उस एरिया को क्लियर किया जाता है या तो ट्रीज़ को गेन करने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, ठीक है। लंबर मीन्स प्लांट, जो ये आपको सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं कि इन्होंने इतने ज़्यादा दरख्त काटे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं इतने ज़्यादा इन्होंने ट्रीज़ को कट डाउन किया हुआ है, और पीछे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने कम रह गए हैं, ठीक है। तो ये एक इलीगल तरीके से फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा होता है, या फिर उस एरिया को क्लियर करना है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह की प्रैक्टिस स्टार्ट करानी है, या वहाँ पे कोई ग्रासेस वगैरह ग्रो करके तो कैटल को, यानी कि जो मवेशी होती हैं जैसे गाय बकरियां वगैरह हो गई, इनकी जो है ग्रेजिंग करवानी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना डिफॉरेस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इलीगल तरीके से इतने लार्ज स्केल पर जो है इन्होंने ट्रीज़ को कट डाउन किया हुआ है। तो रीज़न ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन हम चले जाते हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन का रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़ हम ये बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो ओवर पॉपुलेशन वाली सेंस में आ जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। जो रैपिड इंक्रीज़ आता है पॉपुलेशन ग्रोथ में, वो बेसिकली इंक्रीज़ होता है रिक्वायरमेंट फॉर फूड एंड शेल्टर। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उससे क्या होता है कि फ़ूड की डिमांड भी बढ़ेगी, शेल्टर की डिमांड भी बढ़ेगी। इसी तरह हम कहते हैं कि इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो बेसिक नीड है फूड की वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब फूड की नीड को ज़्यादा करने के लिए ट्रीज़ को कट डाउन किया जाएगा, एरिया क्लियर किया जाएगा, ताकि वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की जा सके, या उन वुड्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा घर बनाए जा सके नए लोगों के लिए। तो इससे ये होता है कि जो फॉरेस्ट होती हैं उनका टेम्परेचर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी ग्रेट फॉरेस्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड ट्रॉपिक बायोम्स हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड। यानी जो टेम्परेचर और ट्रॉपिक बायोम्स हैं जिन्होंने काफ़ी अर्थ के एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को मेंटेन रखा हुआ था, अब क्योंकि इलीगल तरीके से वहाँ पे कटिंग हो रही होती है वुड्स की, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे उन एरियाज़ के अंदर जो है काफ़ी, हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, या हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हम कहते हैं द रिडक्शन हैज़ डिक्रीज्ड नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ट्रीज़ कम होने की वजह से, ट्रीज़ की रिडक्शन की वजह से, फॉरेस्ट की रिडक्शन की वजह से जो नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे वो भी कम हो जाते हैं, कि ये ऑर्गेनिज़म भी कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्री होगा, अगर फॉरेस्ट होगा, तो उसके लिए शेल्टर की जगह, रहने की जगह, ठीक है, उसके लिए सोर्स ऑफ फूड भी कोई ना कोई बन जाएगा, तो वो आसानी से अपनी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन अगर ट्री नहीं है, यानी उसका शेल्टर नहीं है, उसके लिए सोर्स ऑफ फूड नहीं है, तो ये बहुत बेसिक नीड होती है शेल्टर और सोर्स ऑफ फूड। तो ऑर्गेनिज़म इसी से जो है वो कम होते चले जाते हैं। सो रीज़न ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है डिफॉरेस्ट्रेशन की, रीज़न पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है किसी भी चीज़ का। सो नेगेटिव इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर। यानी आप वाटर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे कि अगर आप फॉरेस्ट को कट डाउन करते चले जाएंगे तो जो लीफ कैनोपी कहते हैं कि जैसे एक ट्री होता है ना, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं ऊपर,
तो ब्रांचेस की वजह से इस तरह से उसने एक छाँव की हुई होती है, तो वो जो इस शेप में एक छाँव बन रही होती है ना नीचे ज़मीन पे, उसी को हम कैनोपी कहते हैं, जो बेसिकली उन पत्तों उन ब्रांचेस की वजह से बन रही होती है जो उस ट्री के हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अगर पहली बात तो ये है कि अगर फॉरेस्ट को कट डाउन करते रहेंगे तो लीफ कैनोपी सॉइल को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी, यानी जो रूट्स हैं, अगर एक हम कहते हैं कि एक अगर हम दरख्त की बात करें कि वो ज़मीन के अंदर मौजूद है, तो उसने बहुत सारी हम कहते हैं कि सॉइल को, बहुत सारी मिट्टी को, जो वहाँ पर मौजूद है उसको अपने साथ बाइंड करके रखा होता है, जकड़ा हुआ होता है, तभी वो भी वहाँ पर स्टैंड कर रहा होता है और सॉइल भी उसके साथ जो है वो अटैच होती है। लेकिन अगर वो ट्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है, वो फॉरेस्ट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, सॉइल भी वेस्ट होती चली जाएगी और जो वाटर है वो भी लार्ज क्वांटिटी में वहाँ से रन ऑफ होता चला जाएगा, वेस्ट होता चला जाएगा, और उस मिट्टी के साथ वो पानी जो है स्ट्रीम में चला जाएगा, या फिर हम कहते हैं कि रिवर में, यानी कि नदी नालों में चला जाएगा, दरिया में चला जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, यानी अगर वहाँ पर दरख्त होते तो सॉइल भी प्रोटेक्ट रहती, पानी जो होता वो सारा दरख्तों की जड़ों में जज़ब हो जाता, तो सेव हो जाता, वाटर टेबल बढ़ जाता। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन क्या होती है कि फ़ॉरेस्ट जो है वो मौजूद नहीं है, या बहुत कम क्वांटिटी में ट्रीज़ हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली वो जो हम कहते हैं कि सॉइल थी वो भी वेस्ट होती चली जाएगी, और जब पानी पूरे प्रेशर के साथ जाएगा तो सॉइल को, मिट्टी को भी अपने साथ बहा ले जाएगा, तो वो जो रिवर और स्ट्रीम्स के अंदर जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। तो ये सिल्टिंग ऑफ लेक्स, रिवर एंड डैम्स, ये सिल्टिंग का मतलब होता है कि मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। तो जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये डैम्स हैं, उनका जो बॉटम होता है ना वो फिर मिट्टी से भरना शुरू हो जाता है, फिर उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, उनकी हम कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम होती चली जाती है, उनकी जो पानी की एक ज़रखेज़ी होती है ना कि पानी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं तो पानी ज़रखेज़ है, तो वो चीज़ भी कम होती चली जाती है। और रिज़ल्ट क्या होता है, रिज़ल्ट होते हैं फिर फ्लड्स, कि ज़रा सी बारिश होती है तो सैलाब आना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी की एग्जांपल है कि डिज़ास्ट्रस फ्लड्स जो आते हैं इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, हमारे पाकिस्तान में कितने ज़्यादा सैलाब आते हैं मानसून के जो है सीज़न में, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं और हमारे पास भी फॉरेस्ट काफ़ी कम है, जिससे क्या होता है कि जब लार्ज क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लेक्स, रिवर्स, जो हमारे डैम्स हैं वो पहले से भरे पड़े होते हैं मिट्टी से, सिल्टिंग से। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। सैलाब के पानी को भी अगर आप देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राउनिश कलर का होता है, जिससे साफ पता चल रहा होता है कि बेसिकली वो पानी जो है फुल ऑफ, आप कहते हैं कि सॉइल है, फुल ऑफ आप कहते हैं कि मिट्टी वगैरह का है। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाया गया जिसमें फॉरेस्ट की जो शेप है ना वो बिल्कुल लंग्स की तरह की है, जैसे लंग्स होते हैं ना कि आपको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल अगर हम फॉरेस्ट की बात करें कि फ़ॉरेस्ट भी अर्थ के लिए एक आप कहते हैं कि लंग्स की तरह की शेप रखते हैं, ऑक्सीजन की तरह की जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, ये एरिया आप देख लें उन्होंने क्लियर किया है, तो इलीगल तरीके से क्लियर किया। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब इलीगल तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं, लार्ज स्केल पर की जाती हैं, तो ये नुकसान करती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस, कि अगर आप फॉरेस्ट को कट कर देंगे, ज़ाहिर सी बात है उससे रिलेटेड जितने भी एनिमल या स्मॉल प्लांट्स थे या वो दरख्त खुद जो था, जब वो कट डाउन होगा, ठीक है, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि लॉस हो जाएगा उन प्लांट्स और एनिमल्स का फॉरएवर, क्योंकि अगर उसका शेल्टर नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें कैसे सर्वाइव करेंगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के अंदर। फिर हमारे पास सेकेंड पोर्शन आता है हमारे लेक्चर का, दैट इज़ रीफॉरेस्ट्रेशन। अब आजकल क्या है कि हम कहते हैं कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो ट्री प्लांटेशन जो है ये वाहिद ऐसा सोल्यूशन है जो इन्वायरमेंट को नीट और क्लीन कर सकता है। ठीक है। या इन्वायरमेंट के अंदर बेनिफिट्स लेके आ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है दैट डिफॉरेस्ट्रेशन शुड बी रिप्लेस्ड विद रीफॉरेस्ट्रेशन, जिसमें हम कहते हैं ट्रीज़ में भी रीप्लांटेड। ठीक है। अब री का मतलब होता है दोबारा करना किसी चीज़ को। डिफॉरेस्ट्रेशन में हमने कहा था कि फॉरेस्ट को इलीगल तरीके से क्लियर किया जा रहा है चाहे रीज़न जो भी है कि उन्हें लकड़ी चाहिए, उन्हें एरिया क्लियर करना है, चाहे घर बनाने हैं वहाँ पे, चाहे क्रॉप्स उगाने, चाहे ग्रास लैंड बनाना है, पार्क्स बनाने, जो मर्ज़ी करना है। ठीक है। वो डिफॉरेस्ट्रेशन थी। डिफॉरेस्ट्रेशन जो होती है, हम कहते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट आफ्टर डिफॉरेस्ट्रेशन एट द सेम प्लेस, उसको हम रिफॉरेस्ट्रेशन कहेंगे। यानी कि उसी जगह पे दोबारा से फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश कर लेते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन के बाद, तो उस चीज़ को हम रिफॉरेस्ट्रेशन का नाम देते हैं, यानी रिप्लेस आप कर रहे हैं।
तो इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस रिफॉरेस्टेशन की ये होती है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं कॉनिफर्स की जो कि यूनिक होती हैं और इनको बेयर सॉइल चाहिए होती है, यानी साफ़ सुथरी ज़मीन चाहिए होती है, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश होती हैं, वहाँ पर ये स्प्राउटिंग करती हैं, यानी अपनी जड़ों से निकलना। हम कहते हैं कि जैसे ना स्प्राउटिंग रीस्प्राउटिंग होता है किसी चीज़ का, जैसे जब बीज से एक पौधा, एक आप कहते हैं कि ना एक छोटा सा मिनी प्लांट जो है ना जब वो निकलता है उसको हम स्प्राउटिंग कहते हैं, यानी बीज से किसी चीज़ का फूट कर निकलना उसको री स्प्राउटिंग कहते हैं। तो स्टॉम्प्स हों चाहे सीड्स हों, तो ये जर्मिनेशन इनकी तभी की जा सकती है जब रीफोरेस्टेशन होगी। रीफोरेस्टेशन होगी, वो ग्रो करते चले जाएंगे, पोलिनेशन करते चले जाएंगे, उनका नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म बढ़ता चला जाएगा, उनसे क्या है कि लीफ कैनोपी बढ़ती चली जाएगी, उनके जीन्स रिजर्व रहेंगे, तो इन्वायरमेंट भी नीट एंड क्लीन रहेगी। और हमें जो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो हमने अभी डिफॉरेस्टेशन में डिस्कस किया, उन सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि एफॉरेस्टेशन क्या चीज़ होती है। एफॉरेस्टेशन होती है प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट प्रीवियसली। एफॉरेस्टेशन से ख़ास बात यह है कि आप एक ऐसी जगह फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट था ही नहीं, यानी जहाँ पर पहले कोई भी दरख्त पौधा वगैरह नहीं था। आपने उस बंजर ज़मीन को ठीक किया, उस ज़मीन में दोबारा से जो है ना ये चीज़ें उगाई। तो 3 टर्म्स बेटा हमने आज फॉरेस्ट के हवाले से डिस्कस की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली थी डिफॉरेस्टेशन, कि एक फ़ॉरेस्ट मौजूद है उसको इलीगल तरीके से जो है कट डाउन किया जा रहा है। रीफॉरेस्टेशन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उस एरिया का, तो फिर उसी डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करके आप दोबारा से वहाँ पर जो है पौधे उगाना शुरू कर दें, जिससे अल्टीमेटली चंद सालों बाद, जैसे कि 5-10-15 साल बाद वो दोबारा से फॉरेस्ट बन जाएगा। यानी कि डिफॉरेस्टेशन को रिप्लेस करके जो है ना वो रिफॉरेस्टेशन की जाती है। रिफॉरेस्टेशन ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट मौजूद था लेकिन उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है, इलीगल तरीके से वुड्स को कट डाउन किया गया है। दैट्स वाई जो है वो रिफॉरेस्टेशन होता है। लेकिन एफॉरेस्टेशन का मतलब है एक ऐसी जगह पे आप फॉरेस्ट कर रहे हैं जो कि पहले जहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें आते हैं। प्रोटेक्शन और फ्रूट्स, अब ये वन बाय वन हम सब हेडिंग्स में डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब है कि ये हमें प्रोटेक्शन भी फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट हमें जो है ह्यूमन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी, क्योंकि हमें शेल्टर भी मिलते हैं, हमें बहुत सारे फ़ायदे इनसे होते हैं। सोर्स ऑफ फ्रूट वेजिटेबल भी हमारे लिए हो सकते हैं कि हम बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स इन्हीं फॉरेस्ट से, इन दरख्तों और फसलों से ले रहे होते हैं। फिर हम आते हैं एस्थेटिक वैल्यू पे, कि फॉरेस्ट होता है ना तो इन्वायरमेंट का एस्थेटिक वैल्यू बड़ा ज़बरदस्त रहता है। एस्थेटिक कहते हैं कि जो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो होती है उसमें जो सिचुएशन है, जो हम कहते हैं कि जो वेदर कंडीशन होती है या एस्थेटिक व्यूज़ जो होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। आप खुद भी देखें तो ग्रीनरी जो होती है ना वो देखकर इंसान को बड़ा सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो ये एस्थेटिक वैल्यू भी काफ़ी रखते हैं। टिम्बर यानी वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, ये भी उन्हीं फॉरेस्ट को कट डाउन करके आ रही होती है। फायरवुड जो कि हम लकड़ियाँ जलाते हैं, ठीक है, यानी एक होती है टिम्बर जो कि इस्तेमाल होती है घरों को बनाने के लिए, एक होती है लंबर जो कि बेकार लकड़ी होती है जो कि आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो लंबर को आप नाम देते हैं फायरवुड का। फायरवुड के साथ आप ऐड कर सकते हैं कि जो लंबर है, ठीक है, ये ऐड हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है ना इसके हवाले से था। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है मेडिसिन और प्रोडक्ट्स। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जो बहुत सारे ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि हमारे पास हनी है, ठीक है, वैक्स है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम ट्रीज़ से ले रहे होते हैं। जैसे मेडिसिन में हम बात करते हैं तो आपने फर्स्ट ईयर प्लांटी में भी बहुत सारी फैमिलीज़ में पढ़ा है कि कहीं से हमें एट्रोपा बेलाडोना मिल रहा होता है, कहीं से डिथोरियस सिट्रामोनियम मिल रहा होता है। तो ये ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि जो है ना एंटीडॉट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो कि पॉइजनस चीज़ों के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसमें हमारे पास एक पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो उसमें हम कहते हैं वाई फॉरेस्ट एक्ट एज बफर, या हम कहते हैं हाउ ट्रीज़ एक्ट एज इन्वायरमेंटल बफर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। फॉरेस्ट की जहाँ पे हम बात कर रहे थे तो हम ये कहते हैं कि फ़ॉरेस्ट या ट्री इन्वायरमेंटल बफर होता है। कैसे? क्योंकि उससे क्या होता है कि रीजन के अंदर जो रेनफॉल है वो काफ़ी हाई होता है, कि 500 मिलीमीटर एक बहुत ज़्यादा नंबर है कि उतनी होती है। तो वहाँ पे ग्रोथ जो है ना, अगर
ट्रीज़ की अगर इतना रेनफॉल होगा तो वहाँ पे ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। इससे क्या होता है कि इंटरसेप्ट हैवी रेनफॉल, यानी ये हैवी रेनफॉल का जो है ना बाइस बनेंगे, लार्ज क्वांटिटी में जो है ना वाटर को रिलीज़ कराएंगे। वो वाटर सॉइल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, वहाँ पे जज़ब होता चला जाएगा, तो ग्राउंड वाटर का जो कंटेंट है वो बढ़ेगा, ज़मीन के अंदर पानी जो है वो स्टोर होता चला जाएगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि स्ट्रीम, रिवर, बैराजेस जो हैं वहाँ पे फिर पानी चला जाता है, वहाँ पे फ़्लो करना शुरू कर देगा। तो आपके जो स्ट्रीम, रिवर है उन पे जो साफ़ सुथरा पानी होगा, जो दरख्तों से गुज़र के अभी आ रहा है, ठीक है, जो फ़िल्टर होके आ रहा होता है, तो वो पानी जो है आसानी से हम कहते हैं कि फिर स्टोर हो सकता है। इसी तरह जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं ये सॉइल को रोक के रखती हैं, सॉइल की ज़रख़ेज़ी को ख़राब नहीं होने देती। इसके अलावा आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज़ कर लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ कर देते हैं। तो एयर कंटेंट को भी जो है ना ट्रीज़ और फॉरेस्ट वो मेंटेन रखते हैं, एयर को भी प्योरीफाई रखते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर इन रिटर्न जो है इन्वायरमेंट को ये प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, जो कि एयर का कंटेंट जो है मेंटेन रखती है या एयर को फ़िल्टर करती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, यानी हमने पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देखा, उसके बाद हमारे पास एक सेपरेट पोर्शन है, इससे थोड़ा सा आगे अगर आप अपनी बुक पर देखेंगे तो आपको पिंक कलर की 2 हेडिंग नेक्स्ट पेज पर ही नज़र आ रही होंगी। तो फॉरेस्ट जो है ना, हम कहते हैं कि अबाउट हाफ़ ऑफ द रेनफॉल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो बारिश होती है इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बहुत आप कहते हैं कि ग्रीनिश सा वो इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा है। अब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा पानी इवेपोरेट करेगा, वो जाएगा ऊपर आसमान में, ठीक है, तो हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से वो कंडेंस होके बादल में बन जाएगा, और जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस एरिया का तो वही बादल वहाँ पर बरसना शुरू कर देगा और बारिश हो जाएगी। तो एयर जो होगी, इन्वायरमेंट जो होगी ना, वो फिर इस तरह से कूल और ह्यूमिफाइड होती है। तो उन्होंने काफ़ी समराइज़ करके आपको बताया है कि ट्रॉपिकल एरियाज़, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पर ट्री बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है। जब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी तो इन्वायरमेंट भी कूल और ह्यूमिफाइड रहेगा, तो इसी वजह से रहता है। हवा भी ठंडी रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। लेकिन अगर फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा तो सोर्स ऑफ रेन भी रिमूव हो जाएगा, क्लाउड कवर जो है वो भी कम हो जाएगा, जिससे जो क्लाइमेट है वो ड्रास्टिकली जो है ना वो चेंज हो जाता है, यानी शदीद गर्मी आना शुरू हो जाती है, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में भी चल रही है। इसके साथ हम बात करते हैं टेम्परेचर रेंज फ्रॉम डे टू नाइट जो होता है, यानी टेम्परेचर की जो रेंज है दिन और रात की, ये भी काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन से पहुंच जाती है कि दिन के वक्त शदीद तरीन गर्मी और धूप हो सकती है, रात के वक्त जो है वो सफोकेशन काफ़ी होती है, हब्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक सिचुएशन है। इसी तरह हम कहते हैं कि जो रेनफॉल है ये कम हो जाती है, बारिश कम हो जाएगी, तो फॉरेस्ट जो है ये क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। हम कहते हैं कि फ़ॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस रीजन की क्लाइमेट के ऊपर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ फॉरेस्ट इफ़ेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिखाया गया है पिक्चर में कि अगर फॉरेस्ट होंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदर कितना अच्छा है, ग्रीनरी है और वो कितना अच्छा माहौल है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा हैं। इसके कंपैरिजन में अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फिर क्लाइमेट पर क्या इफ़ेक्ट है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, कितना ज़्यादा बंजर ज़मीन हुई पड़ी है, ऑर्गेनिज़म की डेथ हुई पड़ी है, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पोल्यूशन है। तो ये एक हेल्दी नेचुरल इन्वायरमेंट है विद फॉरेस्ट, और ये विदाउट फॉरेस्ट क्लाइमेट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि क्लाइमेट का क्या हशर होगा अगर फॉरेस्ट जो है वो नहीं होंगे या कम होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। पहले बायोडाइवर्सिटी की आपको डेफिनेशन बताई गई है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दैम। यानी बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि कितनी डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं, कितनी वैरायटी मौजूद होती है, ये चीज़ आती है उसकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस एरिया की, जो हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी है उस एरिया की, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर। एरिया जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज़्यादा बैलेंस्ड इकोसिस्टम होगा, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत आप कहते हैं कि निज़ाम कुदरत होगा
और वहाँ पर आपको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी नज़र आएगी, क्योंकि फॉरेस्ट से ही बायोडाइवर्सिटी लिंक्ड होती है, तभी आपको नंबर ऑफ़ एनिमल प्लांट स्पीशीज़ भी मिलते हैं वहाँ पे। इसके लिए हम कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल एंड अदर फॉरेस्ट इज एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ दैट कंटेन बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें कहते हैं कि सबसे खूबसूरत बात जो होती है, सबसे ज़बरदस्त फीचर जो है ट्रॉपिकल या बाकी फॉरेस्ट्स का, तो वो ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनॉर्मस यानी रिच डाइवर्सिटी होती है, जो कि ऑब्वियसली हम इसकी बात करें थे। सो यहाँ पे आपको कह सकते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, या हाउ बायोडाइवर्सिटी इज़ लिंक्ड विद फॉरेस्ट। इस किस्म के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको फिर बायोडाइवर्सिटी का कंपैरिजन करके उन्होंने बताया कि अगर फॉरेस्ट होंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना एस्टैब्लिश्ड और कितना अच्छा एक सिस्टम चल रहा है। यानी आप नीचे भी देख सकते हैं वाटर भी साफ़ सुथरा है और अर्थ कितनी हेल्दी है। इस पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो ये वाला एरिया, ठीक है। और अगर फॉरेस्ट ना हो तो फिर बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस है, क्लाइमेट भी आप देख सकते हैं, वाटर का आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। तो ज़मीन की अब हालत तकरीबन ऐसी ही होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि फॉरेस्ट कम है। ख़ासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे कंडीशन ज़्यादा पैथेटिक है। अफ्रीका की बात की जाए वहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा पैथेटिक है, ज़्यादा पुअर कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह की इलीगल तरीके से जो है हम कहते हैं कि कटिंग की जा रही होती है जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। तो दैट वाज द ब्रीफ लेक्चर अबाउट द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन हमने देखी, फिर रिफॉरेस्टेशन, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, और एफॉरेस्टेशन, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट का इफेक्ट देखा कि क्लाइमेट पे कैसा हो सकता है, डाइवर्सिटी पे कैसा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एनुअल पेपर में आ जाते हैं। कंपैरिजन है डिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन का, या एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन का भी आ सकता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ ट्रीज एक्ट एज एनवायरमेंटल बफर, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को ब्रीफली बताना है, कोई से भी 4 पॉइंट लिख लें, ठीक है। डिस्कस रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज, हाउ व्हाट डू यू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी। यानी ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे का सारा जो आज का टॉपिक है कंप्लीट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनमें से जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है भी 10-15 दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर की समझ आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहें। चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक, लेक्चर ज़रूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ग्रूम करने का, उनको भी अच्छी जगह से लेक्चर्स लेने का जो है वो एक्सपीरियंस हो सके। तो आप कंपैरेटिवली देख लेंगे खुद ब खुद कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है इस लेक्चर के अंदर जो आपको बायो किट्स के चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है और बाकी रिस्पेक्टिव जितने भी XYZ चैनल हैं उनके ऊपर। आई होप कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।